लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर तंग आकर आखिर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो फैज़ साहब के इन अल्फाज में अशफाक साहब और मेरा दोनों का जिक्र है। मेरा तो यूं कि मैंने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अब आपके सामने यहाँ बैतबाजी जज करने की जुर्रत कर रहा था, अब आपके साथ बैठा हूँ, कल कोर्ट जाना होगा। अशफाक साहब ने इश्क और काम दोनों मुकम्मल किए। ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ फैज़ से एक पैनल जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस गुफ्तगू का आगाज़ आप ही करें। और ये भी मेरी दरख्वास्त है कि आपने कुछ तर्जुमे जो फैज़ के किए हैं, उनमें से जो आपका पसंदीदा तर्जुमा हो वो तर्जुमा भी ज़रूर सुनाएं अगर आपके पास हो। असल में मुझे तो अभी पता चला कि ये इस नशिस्त में वो है, लेकिन फैज़ साहब के बारे में बात ये होती है कि आपकी महबूब शख्सियत अगर हो तो उसके बारे में जहाँ कहीं भी गुफ्तगू हो उसमें हिस्सा लेते हुए खुशी महसूस होती है। तो मुझे नहीं मालूम आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, लेकिन अगर फैज़ साहब के बारे में गुफ्तगू की जाए, आज कोई ख़ास मौजूद आपने रखा हो तो उस हवाले से बात की जाए। जी, मैंने ये बात 3-4 बार और रंजीत चौहान साहब से पूछी कि कोई फॉर्मेट है, कोई मॉडरेटर होगा, कोई ख़ास मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं, जो आप चाहें आप कहिए, जो अशफाक साहब कहिए। चले फैज़ साहब के जैसे हवाले से कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसी कुदरत जब किसी बड़ी शख्सियत को पैदा करती है तो उसके लिए सामान भी ऐसे मुहैया कर देती है कि उस पर चलते हुए उसकी तकदीर ये बन जाती है। एक दफ़ा मुझे ख़्याल आया कि ये लाहौर का शाही किला जो किसी ज़माने में अकबर ने बनाया था, पाकिस्तान बनने के बाद उससे कुछ पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से वो हमारा बहुत बड़ा क़ुव्वत खाना बना है, जहाँ पे ख़तरनाक तरीन मुजरिमों को बंद किया जाता था और उनसे पूछ गछ की जाती थी। किले में आज भी वो ज़्यादा जब किसी को लाहौर में होती है। तो फैज़ साहब जब 1951 में 1951 में मार्च में जब गिरफ़्तार हुए पिंडी साजिश केस में, तो उनको यहीं ख़तरनाक इलाके में रखा गया। फिर ख्याल आया मुझे इसमें, कभी मैं उनकी बायोग्राफ़ी जब देखा था कि इसी कैद खाने में 3 दिन तक ब्रिटिश पीरियड में उनके वालिद जो थे वो भी वहाँ बंद कर दिए गए थे। तो एक अजीब इत्तेफाक है कि 2 शख्सियतें, जो बाप और बेटा दोनों, एक पाकिस्तानी हुकूमत के हाथों बंद हुआ, एक ब्रिटिश उसके अंदर। तो इनमें जब कनेक्शन में जब थोड़ी सी शख्सियत उनकी तलाश करने की कोशिश की इनके वालिद की, तो सच्ची बात यह है कि मुझे उनके वालिद की शख्सियत में जो है बहुत ही जाज़िबियत नज़र आई और बहुत ही मुतासिर कुन शख्सियत थी उनके वालिद की। पीछे की तरफ जाएं तो इनके एक पे सियालकोट से एक जगह है, काला कादर गांव है छोटा सा, वहाँ पर ये इनके वालिद जो थे वो चरवाहे थे, बकरियां और भेड़ चराया करते थे। और उधर ही कहीं जो ज़माने ब्रिटिश पीरियड का ज़माना है ये आपके, उसमें कोई उस्ताद जो है किसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कुछ पढ़ाया करते थे। ये लड़का जो था ये सुनता रहता था। तो मास्टर ने कहा कि शौक़ है तो यहाँ बैठ जाओ, तुम भी पढ़ लो। तो ये अपनी बकरियों को और भेड़ों को जो है वो चरने के लिए छोड़ देता था, और ये शख्स यहाँ पर उसमें इनके मौलाना के साथ पढ़ने उड़ने लगा। इस सिलसिला चलता रहा, चुनांचे उसने फिर वहाँ से 5वीं जमात पास की अच्छे नंबरों से। फिर वो उसको क्या हुआ कि अब आगे जाना, तुमको सियाल के गाँव में तो ख़त्म हो गया, स्कूल में बाकायदा एडमिशन हो, तो ये सियालकोट में इसने एडमिशन लिया। तो उस वक्त उसको स्कॉलरशिप मिली 2 रुपये की, 2 रुपये की। तो जब इसने बाप से अपने कहा कि भाई ये मैं अब ये चरवाहे भैंस वैंस चराना छोड़ रहा हूँ और मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, तो बाप ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये तो घर से चलता है, 1 रुपये 1.5 रुपये तक कुछ होते थे।
तो उसने कहा नहीं, वो मैंने जो इंतज़ाम कर लिया है और मैं अपने जो मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं उससे कुछ पैसे जो हैं आपको भिजवा भी दूंगा। तो ये तालीम के लिए ऐसे चले गए। अब लगन देखिए कि एक चरवाहा ऐसे ना कोई पहचान ना कोई कुछ, वो जो है वहाँ पर पढ़ने लगा। उसमें भी उसने टॉप किया, अच्छे नंबरों से पास होता। अब जब सियालकोट ख़त्म हो गया, हमारे कॉलेज से, यहीं से फैज़ साहब ने भी पढ़ा इसी कॉलेज से। फिर ये आता है ये शख्स लाहौर, अब ब्रिटिश का ज़माना है तो वहाँ कहाँ रहे हैं उस ज़माने में, तो ये वहाँ पर आजकल की पुरानी अनारकली, वहाँ पे एक मस्जिद थी छोटी जिसका नाम था चीनियों वाली मस्जिद। अब ये चीनियों की अभी भी है वो मस्जिद, क्यों नाम रखा गया ये मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर ये शख्स जो है वो दिन में वो कुली होता था, लाहौर स्टेशन पे जाके कुली का काम करता था और रात को यहाँ मस्जिद में आके सो जाता था। अब उस ज़माने में मस्जिद में सोने देते थे, अब आजकल तो ताला लग जाता है शाम से मेरे ख्याल से बेशतर मस्जिदों में। तो ये मसला इत्तेफाक जो है ये हुआ कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान का वाली जो था उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट समझे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन टाइप का जो चीज़ होती होगी ओहदा, वो काबुल से ख़त व किताबत के लिए दिल्ली आता था और दिल्ली से फिर वो वापस काबुल जाता था। जो यहाँ अंग्रेज़ों से जो ख़त व किताबत होती तो उसको लेके वो इनसे होती थी ख़त व किताबत अंग्रेज़ी में, वहाँ पर उसको फ़ारसी में करना होता था। तो उसके सिलसिले में वहाँ जाता था कि मौलवी पेश इमाम साहब से बात हुई तो कहने लगे कि तुम परेशान रहते हो, एक लड़का यहाँ आया है वो अंग्रेज़ी भी जानता है फ़ारसी भी जानता है, तो वो तुम्हारा तर्जुमा कर दिया करेगा, तुम्हारा काम बच जाएगा। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो रात को इनसे पूछा, उसने कहा मैं तर्जुमा कर दूँगा, फ़ारसी भी आती थी ना, शायद कुछ ज़माने में सब लोग पढ़ी हुई थी और अंग्रेज़ी में भी, तो बड़ा काम हो गया। तो वो इनके तर्जुमे से खुश हुआ, उसका वक्त बहुत बच गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बादशाह वाली जो थे अब्दुर्रहमान, उनकी भतीजी के लिए एक टीचर की ज़रूरत हुई। तो इसने कहा कि तुमको कहो तो मैं वहाँ भेज दूँ। कहा ठीक है। अब ये जो आदमी है ये वहाँ चला जाता है एज ए टीचर। वहाँ पर वो मलका की वो भतीजी को पढ़ाता है। अब चूँकि ये आदमी जो है डायनेमिक पर्सनैलिटी थी इसकी, ऐसा नहीं कि चुपचाप गोशे में गए निकल गए, अच्छे वजीर जो उनके शख्सियत थी, लंबे तोड़े तगड़े पंजाबी पठान स्टाइल के। तो ये वहाँ पर तो इश्क भी कर बैठे। फिर आपको पता है दरबार जब होता है बादशाहों वगैरह का तो उसमें सियासतें बहुत चलती हैं। एक आदमी करीब होता है बादशाह का तो दो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। आज भी होती है सब चीज़ें, लेकिन ज़रा बदले स्टाइल में। तो उन्होंने सोचा ये बाहर से आएगा गैर अफगानी और ये आशिक़ी भी यहाँ कर रहा है तो इसकी करो छुट्टी, यानी इसको कत्ल कर देना है। चूँकि इनको थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती थी, वहाँ पर एक ये जो ग्रैंड चाइल्ड होती थी मलका विक्टोरिया की, उनका नाम था लेडी हैमिल्टन। ये लेडी हैमिल्टन भी वहाँ थी अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए या जासूसी करने के लिए, जो भी हो सिलसिला, बहरहाल नज़र रखने के लिए बादशाह पे वहाँ थी। इनसे इनकी बातचीत होती थी। इनके वालिद का नाम था फैज़ के सुल्तान मोहम्मद ख़ान। तो सुल्तान साहब की इनसे गुफ्तगू होती थी। उसने इनको इत्तला दी कि तुम आज ही भाग जाओ वरना सुबह तक तुम कत्ल हो जाओगे। तो ये शख्स जो है एक मुलाजमा और एक ख़ातून जो फैज़ के सौतीली माँ बनी बाद में, उनके साथ घोड़े के दौड़ाता हुआ सरपट जो है अफ़गानिस्तान से भाग रहे। एक अजीब सीन होता है, एक आदमी होते कोर्ट में ना कुछ पैसे उससे लिए हुए, दिलचस्पी पैदा होती है शख्स इस आदमी की शख्सियत में। वो आता है झेलम के बॉर्डर पर आके, जैसे ही पहुँचता है तो उस वक्त की इंटेलिजेंस बहुत अंग्रेज़ों की बहुत ही वो थी। जैसे ही एंटर हुआ वो पकड़ लिया कि भाई एक अफ़गानिस्तान से एक आदमी और एक औरत और दो घोड़े और ये कुछ पैसे उसे लेके आया हुआ, और इनको जो है इसी लाहौर में बंद कर दिए जाते हैं, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि कोइंसिडेंस है कि फैज़ बाद में वहीं बंद हुए। तो जब यहाँ पे होता था तो वो लेडी हैमिल्टन का कनेक्शन काम आता है। वहाँ ये कुछ उसके बाद पैसे रखवा देते थे कि हम तुम जब इंग्लैंड वगैरह कभी अगर आना हो तो तुम हमें कर देना। तो यहाँ पर तहकीक वगैरह हुई कि तो उन्होंने कहा जासूस नहीं है, ये तो हमारा आदमी है एक तरीके से। तो 3-4 दिन बाद इनको छोड़ दिया जाता है।
अब वहाँ लंदन में पहुँचे तो थोड़े जो हैमिल्टन के पैसे थे वो मिल गए, थोड़े वो काफ़ी जो मिलते थे। वहाँ पर जो है इन्होंने दाखिला ले लिया लॉ का। अच्छा, हम लोग भी आप पढ़ते हैं ना ये कि लिंकन से पढ़ के आते हैं इंग्लैंड वहाँ से, कोई ज़्यादा उस ज़माने में ज़रूरत नहीं थी, मैट्रिक है आता है चलो दाखिल हो उसमें, कोई ज़्यादा वो नहीं रहा क्योंकि मैट्रिक पास होते ग्रेजुएशन मतलब लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते। इसी दौरान में ये हुआ कि कॉन्टेक्ट अपने रखे बादशाह से, और अफगानिस्तान का सफ़ीर जो था मलका के यहाँ, उसके खर्चात वगैरह होता था सफ़ीर वगैरह के, तो ये कुछ चक्कर में चला के और कुछ अपना कहा कि भैया ऐसा है क्या हम आपके लिए खिदमत कर देंगे यहाँ फिर कम पैसे, गालिबन ये बात रही होगी। तो समहाउ ये उनको सफारत का ऑर्डर मिल गया। अब जब ये इंग्लैंड में सफारत कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमेटिक प्रिविलेज हासिल होते हैं, मतलब 8 घोड़ों की बग्घी पे आप जा रहे हैं मलका के, उसमें असनाद बेचते थे किसी के उनके हो के, तो वहाँ पे जाते हैं तो बहुत से सफरनामे हमें बनाने का, तो उसमें देखा कि ये अल्लामा इकबाल, सर अब्दुल कादिर वगैरह ये सब उनके जाते थे, क्योंकि इनको डेवलपमेंट सहूलतें को खाने पीने की चीज़ें इंडिया में मिलती होंगी, तो सब इनके जैसे 15 जैसे हम आजकल कहते हैं लफ्ज़ों में, वो थे सब लोग रहते थोड़ा सा इंडियन थे अपने हमारे जो वहाँ 1900 की बात है बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने अपना रोब आप जमा के पैसा से जमा के ही केम बैक टू इंडिया, यानी यूनाइटेड इंडिया। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ वहाँ सियालकोट और काला कादिर में तो वहाँ सब चलने तो चरवाहा है और मैं तो लॉर्ड के तरीके से आया, तो इन्होंने झेलम, ये इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी ज़मीनें खरीदी और घोड़े वोड़े पाल लिए और वकालत वहाँ शुरू कर दी। किस्मत अजीब होती है, वो सारे घोड़े भी बिक गए, ज़मीनें भी बिक गई और फिर ये खल्लाश हो गए वो, क्योंकि दूसरी जगह के थे वकालत के लिए तो आपका कनेक्शन भी चाहिए था। अब ये आदमी फिर तकरीबन 0 के करीब हुआ। फिर ये आदमी जो है दोबारा आता है कि यार चलो सियालकोट चलते हैं, वहाँ पर इन्होंने वकालत की, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के आप देखिए कैसे थे, और यहाँ पर आके जो कि अल्लामा इकबाल वगैरह से इनसे सबसे मरासिम थे, तो अलीगढ़ का एक शाख बनी थी उसकी मुसलमानों की चंदा देने की, उसमें भी बड़े मतलब मुतमव्वल शख्सियत बन गए। इनका इंतकाल भी अजीब तरीके से हुआ। फैज़ की बड़ी बहन की शादी थी, फैज़ ज़माने में लंदन में यहाँ पढ़ते थे लाहौर में, तो ये शादी अटेंड करने आए तो पंजाब में सुबह रुखसती होती थी, रात को सब शाम कहते हैं, सुबह जो है वो उनका इंतकाल हो गया। तो समझो दोपहर को डोली उठी बेटे की, रात को आफ्टरनून में इनका। तो जब मैं फैज़ के वालिद साहब की शख्सियत को देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कुछ अगर जीन में कोई चीज़ होती होगी तो वो फैज़ साहब के आगे वो चीज़ें आती रहीं इनके यहाँ, और बाद की चीज़ें हमें मिलती हैं उनके यहाँ। तो ये थोड़ा सा गुफ्तगू शुरू करने ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने एक बहुत मुश्किल ख़ानदानी तारीख़ का जिक्र किया है उनकी वालिद की ख़ास तौर पे, तो इसकी कोई छाप, कोई झलक जो है फैज़ के कलाम में भी नज़र आती है? बिल्कुल नज़र आती है। ज़िंदगी में जो कहते हैं कि उसी को कुछ मिलता है जो कुछ होता है। अगर आप कोई चीज़ उसमें चैलेंजेस कबूल करने के हक़ में नहीं होंगे तो आपको आसमान से चीज़ें नहीं उतरेंगी। फैज़ साहब की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया एक बड़े मिशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो अमृतसर में पढ़ाते थे तो एकदम से ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो उस वक्त ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता हो गए थे। पार्टी ने सोचा कि इस वक्त जंग जब रूस के मैदान तक आ गई, लेकिन शायद कभी बाकायदा कार्ड होल्डर तो नहीं रहे जी, बाकायदा, लेकिन कभी मेंबर तो नहीं रहे, पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे, लेकिन ये कि उससे मतलब सियासत में तो पूरी तरीके से ना टीचर थे तो विंग होते थे ना, ये टीचर विंग है, ये स्टूडेंट्स विंग है, ये किसानों में काम करने का, तो ये उसमें था। तो बहरहाल उस तरीके से तो पार्टी में कभी नहीं रहे, लेकिन नुमाया तरीन लोगों में थे। और बाद में भी उन्होंने बाकी, और जब लेनिन प्राइज़ मिल गया तो वैसे ही कार्ड मिल गया, चलो उसके बाद क्या होता है। तो ये जो है छोटी सी बता, वहाँ से ये जब फ़ौज में आ गए हैं, दिल्ली में ही थे 1940, अब जंग ख़त्म हो गई। अब लोगों ने कहा कि आप जिस मकसद के लिए गए थे वो तो ख़त्म हो गए,
लेकिन इनको तरक्की मिल के लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। ब्रिटिश दौर में लेफ्टिनेंट कर्नल थे हैं, उसी ज़माने में लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल अयूब खां भी जो बाद में आगे वो भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो अगर कैरियर की बात आप देखें तो ये जो है इस फौज में ही रहना चाहिए था जो ब्रिटिश आर्मी में। तो ये इस दौरान में पहले बीच में ये वापस लाहौर गए और इनके अंग्रेज़ी के उस्ताद थे प्रोफेसर चटर्जी। उनसे उन्होंने फैज़ ने कहा कि मैं फ़ौज की नौकरी ख़त्म करके मैं चाहता हूँ दोबारा पढ़ाने आ जाऊँ। उन्होंने समझाया, कहने का दिमाग ख़राब हुआ तुम्हारा, एक तो तुमने ये शादी कर ली एक अंग्रेज़ औरत से, फिर तुम्हारे बच्ची सलीमा जो यहीं पैदा हुई, दिल्ली की उनकी पैदाइश है, बच्ची तुम्हारी एक है, और ये सब फ़ौज के जो तुम्हें घर वर खाना पीना सब है ये तुम छोड़ के कहाँ लेक्चरर बनोगे, वापस जाओ। तो पुराने ज़माने के जो टीचर होते हैं ये अपना खामोशी से वापस आ गए। लेकिन 9 दिसंबर 1946 में जब तकसीम की तकरीबन बात हो रही थी कि बस फाइनल शक्ल में होने वाली है, तो उस वक्त लाहौर से एक अंग्रेज़ी अखबार निकालने की हुए जो मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ को पेश करे, तो वहाँ से निकाला गया टाइम्स ऑफ पाकिस्तान टाइम्स, उसके एडिटर के लिए इनको रखा गया। अब आज भी जो है बहुत अच्छी तनख्वाहें वगैरह तो नहीं मिलती बहुत पहले तक लोगों को, तो इतनी सब छोड़ के ज़रा सी तनख्वाह में, ये मुझे नहीं पता कितनी तनख्वाह थी, लेकिन ज़ाहिर है कि डेफिनेटली वो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिटिश आर्मी से हर हालत में कम ही होगी, घर नहीं होगा वगैरह वगैरह, वो तो ये है। अब वहीं से उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें, ये चैलेंज जो है, कितने लोग हैं जो मतलब ये कि बड़े ओहदा छोड़ के किसी छोटी चीज़ पे चले जाएँ, तो वो सेक्रीफाइस मुझे लगा कि इनके जीन में थी जो वहाँ आई। ये जिस तहत का आप जिक्र कर रहे हैं लाहौर में, कि वहीं किस्सा है सुनाया जाता है कि साहब फैज़ जो है वो जेल में थे और उनके दांत में दर्द हुआ, तो जेल के हॉस्पिटल में डेंटिस्ट नहीं था, तो शहर में डेंटिस्ट था, शहर में उनको ले आया गया जेल की गाड़ी में, तो वो डेंटिस्ट साहब जो है वो फैज़ के बहुत बड़े मदार निकले, उन्होंने एक ऐसा नुस्खा दिया कि फैज़ को रोज़ जो है उनके पास जाना पड़ता था। तो वो जाते थे क्योंकि भाई आपकी इंकार्सरेटेड है, जेल में है, तो जो भी मौका मिल रहा है बाहर जाने का, तो एक रोज़ जेल की गाड़ी जो है वो नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, तो जेल रूल्स के हिसाब से जेलर ने कहा साहब अगर गाड़ी नहीं है आप तो आगे में लेके जा सकते हैं, लेकिन आपके हाथ और पैर जो है वो हथकड़ियाँ मारनी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि मैं फिर भी जाऊँगा, और वो गए डेंटिस्ट के पास, बाजार से होते हैं, और तब वो नजर कही गई कि आज बाजार में बात जो है तो ये है ये दरअसल दूसरे कैद में फैज़ दो दफ़ा जेल में गए, तो पिंडी साजिश के 1951 लियाकत अली खान के ज़माने में जी, उस वक्त की नहीं है, ये है 1959 की फरवरी 1959 में लिखी गई, गालिबन इफ आई एम नॉट राइट रॉन्ग। तो उसमें सेकंड 5-6 महीने के लिए फिर जेल में गए थे जब पहला मार्शल लगा, उसका उस ज़माने 58 के जी मेरा नज़र पढ़े आपका बहुत अच्छी नज़र। चश्मे नम जाने शोरी दा काफ़ी नहीं, चश्मे नम जाने शोरी दा काफ़ी नहीं, तो हम अते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पावजोला 10 तफ्शा चलो, मस्को रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, राज तख्ता है सब शहर जाना चलो, आज बाजार में पावजोला चलो, हाकिमे शहर भी मजबे नाम भी, हाकिमे शहर भी मजबे नाम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्मन भी, सुबह नशाद भी, रोज़े नाकाम भी, इनका दमसास अपने सिवा कौन है, इनका दमसास अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्तक कातिल के शाया रहा कौन है, रफ्त दिल बांध लो दिल फिकारो, चलो फिर हम ही कत्ल हुआ है यार, चलो आज बाजार में पावजोला चलो। बहुत बहुत एक और नज़म के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, मेरे ख्याल से ये एक पूरी लीनेज है, मैं उस दिन ज़हरा आपका तशरीफ लाई थी, ज़हरा निगाह साहिबा, तो उनसे जिक्र हो रहा था, गालिब का शेर है मशहूर की, वो नींदें उसकी हैं, रातें उसकी हैं, नमाज उसका है, जिसकी जुल्फ़ें जिसके शानों पर परेशान हो गई। तो आप इसी लीनेज में आप देखिए जो फैज़ की नज़म है रकीब से, हाँ मेरे ख्याल से इट इज़ द एपिटमी ऑफ सेल्फलेस रोमांस एंड लव, ये रकीब से जो नज़म है
मैं सुना देता हूँ उसके बाद कि के वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा, जिसकी उल्फत में सजा रखी बुला रखी दुनिया हमने दहर को दहर का अफसाना बना रखा। आशना है तेरे कदमों से बुलाए जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है महबूब हवाएं जिसमें उसके मनहूस की अफसुता महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उस शाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में जो लुटा दी। तूने देखी है पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिल आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने, और हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के। अब देखिए साहब, शेर कितनी बड़ी बात है। तुझ पे हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं, हमने इस इश्क में क्या खोया, क्या सीखा है जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। ये जो एक सेल्फलेस रोमांस और सेल्फलेस लव का एक फैज किया है, इस पे कुछ कहें। देखिए ये नज़्म जो है उनकी बहुत मशहूर नज़्म है और इब्तदाई नज़्म है। ये उस वक्त के जब 30s में थे, 30 साल की उसमें एक नौजवान की उसमें। लेकिन इस नज़्म के में जो सबसे अच्छा का जो कॉम्प्लीमेंट और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो किसी ने दिया है, जो दे सकता है, वो है फ़िराक़ गोरखपुरी साहब। उन्होंने 1940 में कहा था कि उर्दू की 300 साल इश्किया, उनके ना उर्दू की इश्किया शायरी की तालुस में 300 साल उर्दू की इश्किया शायरी में इस तरह किसी ने रकीब को एड्रेस नहीं किया। और ये कहूँगा वो फैज़ भी शमिल है भाई, मेरे बारे में बहुत उन्होंने कह दिया। ये पार्टीशन से पहले तो 30-40 साल के भी अभी नहीं है और आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो ये चीज़ थी उसमें। हमारे रकीब को हम जिस तरीके से देखते हैं, रकीब के में मानी ही छुपा हुआ है कि ये हमारा मुखालिफ है, और ये कह रहे हैं हम पे ये मुश्तरका है एहसान गमी सकते हैं, और फिर ये भी कि जिस तेरे और को बतलाऊँ तो बतला ना सकूँ। तो ये जो है एक नज़र देखने की होती है। जब कोई हम कहते हैं बड़ा शायर पैदा होता है तो वो कोई लफ्ज़ तो वही होते हैं, सिर्फ ये होता है कि उसके देखने की नज़र कैसे होती है। तो जिस तरह इस रकीब को फैज़ ने देखा, इससे पहले हमारे यहाँ नहीं देखा गया। हमारे रकीब इस्तिआरा है, ज़ाहिर है जो उसके मानी में छुपा हुआ, उसके अलावा कोई नहीं था। इसमें रकीब को महबूब का या उसकी कुर्बत का एहसास, ये जो पैदा करने के एक डायमेंशन पैदा की है, एक रिलेशनशिप, ये उर्दू में अनोखी थी। तो हर शायर जो है, जो शेर तो सब लोग कह लेते हैं, लाखों लोग शेर कह रहे हैं, कोई वो शायर जो ख़ास एंगल से कोई ख़ास रुख पैदा कर सके, उसी की शायरी में जान लगा। तो ये फैज़ की इब्तिदा पहला मजमूआ कलाम में छपी हुई नज़्म है, और उसी के बाद ही पता चल गया था कि उनको कितनी दूर तक जाना है। लेकिन एक बात ये भी है ऐसा कि जब फैज़ गज़ल कह रहे हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो नज़्म के शायर हैं, और ऐसी गज़लें जो पहले ही मिसरे से पहले ही शेर मतले से जो शुरू होती हैं और होती चली जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप गज़लें आप लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़ाहिर है कि कोई शेर अच्छा है, कोई भी ज़रा हल्का है, फिर उसके बाद कोई बीच में, लेकिन फैज़ की तो अक्सर ऐसी गज़लें हैं जो मतले से ही शुरू होती हैं। देखिए फैज़ साहब बुनियादी तौर पर ना क्लासिक रवायत के शायर हैं, चुनांचे उनके बारे में ये हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि नज़्म के शायर या गज़ल है। वो एक कैफियत है, जब जी चाहता तो उस कैफियत में नज़्म कह देते थे, जब जी चाहता उस कैफियत में गज़ल कह देते थे। जो हमारे नज़्म जदीद नज़्म लिखने वाले हैं उनका एतराज़ ही फैज़ पे यही कि जी इनके नज़्म पता नहीं चलता कब गज़ल करें कब नज़्म करें। लेकिन फैज़ का स्टाइल दूसरा है ना, वो कम्युनिकेशन पे बिलीव कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन वही चीज़ें होंगी जो हमारे यहाँ कम से कम 100-150 साल से चली आ रही हैं, लोगों को समझने में आसानी होती है। यही वजह है कि फैज़ की जो सियासी शायरी लोगों को समझ में इसलिए आ रही है कि वो रिलेट कर सकते। अब आप नज़्मों में तो इसलिए जब उनका बेस जो था शायरी का वो क्लासिकल था,
इसलिए चाहे वो नज़्म हो चाहे गज़ल हो, दोनों में भी ये बात था। अब जैसे ये गज़ल है, तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी राह में करते सर तरफ सरे गुजार चले गए। अब ये इसमें जितने भी शेर हैं आप देखिए, जितने भी शेर एक से बढ़ के एक शेर है, ये नहीं कोई कहीं हल्का पड़ गया हो कहीं कि तेरी कजादाई से हार के शबे इंतजार चली गई, मेरे ज़ब्ते हाल से रूठ कर मेरे गम गुजार चले गए। और न सवाल वस्ल न अर्ज़ गम न शिकायतें न हिकायतें, न सवाल वस्ल न अर्ज़ गम न शिकायतें न हिकायतें, तेरे अहद में तेरे ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। और न रहा ये हम ही थे जिनके लिबास पे सरे राह सियाही सरे रूह सियाही। अच्छा ये सारी स्टोरी में आपसे बात कुछ नहीं है कि फैज़ के 75% पब्लिकेशंस में सरे राह है, और मेरे ख्याल से 20 या उससे भी कम % बड़ा मैंने जो है रिसर्च की सरे रूह में तो है नहीं, रूह नहीं, सरे रूह के तमानी बदल, रूह तो चेहरा हुआ ना जी। हमारे यहाँ असल राह नहीं, रास्ता राह जी। हमारे यहाँ शायरी में इजाज़त है कि हम उसको अलिफ गिरा सकते हैं, रूह तो रह नहीं, रूह नहीं, रह के माने ना हमारे रहने माने, तो शायरी में सिर्फ इजाज़त है, बाकी हम राह कहते हैं, रास्ता कहते हैं। तो ये काम फैस नहीं सब कर, हाँ जहाँ ज़रूरत हो आप जी कर सकते हैं। ये जब गज़ल आपने पढ़ी बड़ी दिलचस्प गज़ल, बहुत ही जैसे मैंने कहा फैस से मैंने कहा सियासी हवाले से ये नज़म, ये गज़ल जो उन्होंने लिखी आपने देखा सारे शेरों में एक रब्त है जी। ये गज़ल उन्होंने लिखी थी 1959 में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की वफ़ात पे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन भी अजीब कैरेक्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पार्टीशन से पहले थे और लाहौर में कांग्रेस पार्टी के बहुत अहम हुए। 46 में जब सोचा गया पाकिस्तान तो इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर, और पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव पेपर्स के हवाले से जो चीज़ें थी वो सब ये उसके करता थे। सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, पूरा उनका सिब्त हसन और लैला रहा सब निकलते थे। फिर ये मुस्लिम लीग के अपोजिशन लीडर थे, हो गए थे पंजाब असेंबली में, तो बाकायदा क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इसलिए इनकी आवाज़ जो थी हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ थी, कभी गवर्नमेंट में ये शामिल है। तो इनके इंतकाल जो है ना कि वो जो सरेबियत हमीद जिनके लिबास पर सरे, तो उनके एजेंट कह दो इंडियन पाकिस्तान में खाली इंडियन एजेंट कह दो, रूसी एजेंट कह दो, किस किस्म के चीनी एजेंट होते रहते थे। तो उसमें एक डेडिकेशन के साथ, तो एक तो ये दो चीज़ें पता चलती हैं इससे, एक तो कितना किसी की मौत को ज़ाती अलमिया बनाकर उस पर ऐसे शेर कह देना कि ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि किसके लिए लिखी गई, कब लिखी गई, क्यों लिखी जी, ये कमाल है शायरी का। तो और एक कंटिन्यूटी ऑफ थॉट है। हमारे यहाँ जो है पुरानी गज़ल में एक शेर इधर का, एक शेर मीर घाट, एक शेर तीर घाट, सब इंडिपेंडेंट। गालिब ने हमारे एक मुसलसल गज़ल की बुनियाद रखी, कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। शेर तो अलग है, देखो मेरी सुनो जो गोश नसीहत में होश है, या सबको देखते थे कि हर गोशा दामाने बाबानों का फिक्र फरोश है, या साथी बजलो दुश्मनी मानो आ गए, मुतरिब बनमर है तमकीनो होश है, या सबको जो आप देखिए आकर तो बस में वो सोच। अब ये कंटिन्यूटी ऑफ थॉट है हर गालिब में हमारे। और जदीद गज़ल में का एक बहुत बड़ा ये वो है कि उसमें एक ही मूड की जिसे हम कहते हैं कैफियत कहते हैं वो है। तो इस गज़ल में भी वही चीज़ है, और फैज़ की बेशतर गज़लों में ऐसी चीज़ पाई जाती है। जी जी। एक मैं अल्फ्रेड एडिसन पढ़ रहा था उस दिन इन मेमोरियल, मैं आपको 4-5 लाइन उसको सुना देता हूँ और फिर आपको खुद समझ जाएंगे कि फैज़ की कौन सी नज़म है। सुना मैं आपको अल्फ्रेड एडिसन रहा हूँ। Be near me when my life is low, when the creeps of the nerves creak and tingle, when the heart is sick and all the wheels of being slow. Be near me when the senses strain and racked with panics that conquer trust and time. A maniac scattering dust. तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहमे मुश्किल नश्तर अलमास चले, बैन करती हुई
हंसती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी पाजे बजाती निकले, जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल आस्तीनों में निहा हाथों की राह करने लगे। आसले और बच्चों के बिलखने की तरह पुलपुले में बहरे नासूर की मछले तो मनाए न बने, जब कोई बात बनाए न बने, जब कोई बात न चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान सिया रात चले। मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो, Binyamin, when the light is low, when the blood creeps and the nerves prick and tingle and the heart is sick and all the ways of being slow. Binyamin. देखिए बिल्कुल वही बात नहीं। फैज़ तो मानो हमारे स्कॉलर पोइट थे, देखिए कई ज़बानों में फ़ारसी जी उनकी, जब मैंने पहली मदर टंग की बोलचाल में फ़ारसी थी, पढ़ी भी तालीम थी, अरबी में अदब में MA किया, अंग्रेज़ी में किया, तो और पंजाबी ज़बान से उनका जो पंजाबी का बड़ा अच्छा जो तो इसके मुताले के बाद अंग्रेजी का तो बेशतर फैज़ की नज़मों में जो है वो, अब वो नज़्म आपने सुनाई, दूसरी नज़्म की जो मशहूर नज़्म उनकी ये रात उस दर्द का शजर है जी। अब जो लोगों ने बताया कि ये पैबलो नेरूदा की नज़्म से मुतासिर होता ना हमेशा वर्ल्ड लिटरेचर से, ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है, अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मिशल वक़फ़ सितारों के तारों गिर हो गए हैं, हज़ार महताब इसके साए में अपना सब नूर हो गए हैं। ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है, यकीन जो हमसे करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। तो वो कहीं ना कहीं से ख्याल आता है। तो बड़ा शायर जो होता है वो ख्याल किसी एक चोरी एक और चीज़ होती है, लेकिन उसमें जो है आप वहाँ से आइडिया लेकर उसको डेवलप करके आगे बढ़ाना, ये कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर में। हमारी उर्दू शायरी में मीर की, गालिब के देखें कितने ख्यालात जो फ़ारसी में पहले अदा कर चुके थे, उसको ज़रा सा अपना लिया और उसको बेहतर तरीके से। तो फैज़ में ऐसी चीज़ें जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से इस्तेफ़ादा किया, फ़ारसी का जी। मेरा ये मतलब था कि उसका मतलब ये है कि उनका जो मकाला है वो इतना वसी है कि वो टेनिसन से भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और वो शेक्सपियर से भी कर रहे हैं और वो जर्मन पोएट से भी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू और फ़ारसी और अरबी पढ़ का लिटरेचर वो पढ़ा है। बिल्कुल दुरुस्त का जी जी। एक अच्छा और ये भी साहब कि जो कहीं जो है वो होपलेसनेस नहीं है कहीं। आदमी जेल में बंद है और हम ये कह रहा है कि जलवा रहा है मिसाल की शमें वो उठा भी चुके, तो क्या चांद को करें तो हम जाए, तो ये लेट स्टफ द मून एंड शो अस। या फिर ये कि साहब वो कि करो कद जबी पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बात पसे भर करने लगा। इसमें जो एक आर्डर है और एक ये साहब नॉट ओनली हो और ये भी गुरूर इश्क का बात पर ये बहुत है फैज़ के कि ये पूरी फैज़ की शायरी में जो है वो उम्मीद की रजाइयत की पूरी लहर है। इसलिए तो उनका यकीन था इसमें जो है। लेकिन अब जब बंटवारा हुआ है तो पहली आवाज़ जो है वो फैज़ की आवाज़ थी, हैं कि ये दाग दाग उजाला ये शक्ल का वो इंतज़ार था जिसका जो सहार नहीं, ये वो सहार तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब्द सुस्त मौत का शायद, नज़र की आग जिगर की उमंग दिल की जलन, किसी पे चारे हिजन का कुछ असर ही नहीं, कहाँ से आई निगाह सभा किधर को गई, अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अब यहाँ तक तो है डिप्रेशन की बात सुना है, हो भी चुका है, लेकिन फिर फौरन पड़ गए यहाँ पे उनका अपना यहाँ तक तो डिप्रेशन है कि यार की आज़ादी हो गई, क्योंकि अपनी आंखों के सामने ना पसंद पंजाब में इतने लोगों को कत्ल वारत करे, इतने लोग जो है एक हसास दिल कुछ तो महसूस करेगा, लेकिन जो असल रजायत वाला फैल कर चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई है। तो ये जो है जो उसका एंड नोट है वो उम्मीद पर है, और अगर ये भी नहीं हो तो फिर उनकी शायरी के फानी बधाई नहीं की शायरी मिल जाएगी। ये एक चीज़ और फैज़ की जो है जो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं ये पढ़ना चाहूँ आपको, और ये लोग कहते हैं मैंने पढ़ा
नेहरू सेंटर में पढ़ी है मैंने लंदन में, तो एक साहब ने कहा कि सैफ साहब वेरी अनफैज लाइक, मैंने कहा इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो जब दुख की नदियाँ में हमने जीवन की नाव उतारी थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था वो हाथ लगे और कश्ती पूरा पार लगी। ऐसा ना हुआ हर धारे में कुछ अंधे की मछधारें थी, कुछ मांझी थे अनजान हुआ, कुछ बेपर की पटवारें थी। अब जो भी चाहे छल करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदियाँ वही है नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार करना है। जब अपनी छाती पे हमने इस देश के घाव देखे थे, था खुद पर भी विश्वास वहाँ पर याद बहुत से नुस्खे थे, यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सारे घाव भर जाएंगे। ऐसा ना हुआ कि लोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वह उनकी टोह को पा न सके और टूट के सब बेकार गए। अब जो भी चाहे छल करो, अब जितने चाहो रोश करो, नदियाँ वही है नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार करना है। ये भी फैक्ट है। आप देखिए इस कदर जो है, इस कदर उर्दू का प्लूरलिज्म कितना जो है झलक के आता है कि हिंदी के अल्फाज किस तरह से, हिंदुस्तानी के अल्फाज, खड़ी बोली के अल्फाज किस तरह से लिए, जो प्लूरलिज्म है उर्दू का, उसके बारे में मेरा कुछ आप जो ये हिंदी ज़ाहिर है वो नस्ल ऐसी थी ना कि जो पार्टीशन से पहले उसमें हिंदी उर्दू वो नहीं थे। एक मूवमेंट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चली थी कि बहुत ज़्यादा पर्शियनाइज हो गए थे, पूरी मूवमेंट चली थी कि इसमें हम हिंदी के अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करें। तो फैज़ तो उस नस्ल से थे जो उनसे इस ज़बान से वाकिफ़ थे। हमारे उस दौर के लिखने वाले जितने भी हैं वो खाली पर्शियन एडिशन नहीं लिखते थे, उसमें हिंदी अल्फाज भी आते थे, मुहावरे भी आते थे। और फैज़ ने कई मौक़ों पर दक्कनी गज़ल उनकी 2 गज़लें हैं जो मखदूम की याद में लिखी, उस पर उन्होंने लिखा, और गीत जो उन्होंने लिखे, फिल्म जो उनके थी जागो हुआ सवेरा, उसके गीत जो हैं सब स्क्रीन आज तक, तो उसमें उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया। गीतों की ज़बान तो हमारे हिंदी में पूरी आज़मतुल्लाह खान के ज़माने से चली आ रही थी, तो वो सब इनके थे। ज़बान में जो है फैज़ क्या है आपको सारे रंग मिलेंगे, उसमें अरबी इमेजरीज, अरबी बहुत उनका इस्तेमाल बहुत हम इस पर तवज्जो देने के किसी ने आर्टिकल लिखा था, फैज़ के यहाँ अरबी शायरी में अरबी अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल एक अलग है। फ़ारसी तो है ही, हमारी पूरी फ़ारसी जो उर्दू शायरी में सभी फ़ारसी से इस्तेमाल करते हैं, हिंदी से करते हैं। तो फैज़ के जो चीज़ें अवेलेबल टूल्स थे शायरी के लिए, उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया। जैसा आपने पढ़ी ये बिल्कुल डिफरेंट उसके उस्लूब है जो लगता नहीं है फैज़ का, ऑब्वियसली है ना, इसलिए तो ये चीज़ें थी। बड़े शायर की खूबी होती है कि वो किसी एक गिलास में कैदी दरिया की तरह रहता है, जिधर से जी जाता वहाँ रहता है। और ये भी बात है मेरे ख्याल से कि वो जो है फैज़ साहब एक कारो बहुत अच्छी बात है, फैज़ इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द वर्ल्ड्स वॉइसेस। तो चाहे वो ईरानी तलबा हो, चाहे वो बांग्लादेश का इस वक्त पार्टीशन हो, या जो है वो कोल्ड रोजबर्ग्स हो कोल्ड वॉर में, या वियतनामीज किसान हो, सबके लिए जो है फैज़ साहब ने कुछ ना कुछ कहा ज़रूर है। अब जब बांग्लादेश ढाका से वापसी होती है और किस कदर इवोकेटिव, किस कदर जो है वो लग रहा है कि वाकई आदमी इसको खुद जो है वो सह के आया है कि हम के ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैज़ की बेशतर जो कि शायरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी शायरी के 2 सतह पर होते हैं। एक तो आम लफ्ज़ ही आपने गज़ल पढ़ी, ये मतलब पढ़ा, हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों। इसको अगर इस गज़ल का पसंद आपने बताया कि इस बांग्लादेश के उस पर, अगर ये ना भी बता जाए तो भी गज़ल अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको पता चले कि ये इस मौके पे कहिए तो आपको उससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुई है। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे बरसातों के बाद। ये गज़ल जो बांग्लादेश से जब मैं तालिब इल्म था तो ज़माने में मैंने फैज़ अहमद फैज़ पे 1973 में MA का मकाला लिखा था। तो मैं कराची से इस्लामाबाद गया, उनको मैंने दिया, पहली दफ़ा मेरी असल 1-to-1 मुलाकात हुई उनसे। तो खुश हुए तो कहने लगे आप कब तक हैं इस्लामाबाद में? मैंने कहा मैं 3-4 दिन रहूँगा। कहने लगे मैं तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ बांग्लादेश जाना है।
अब कब जाना है, जाना भी नहीं जाना है पता नहीं चलता। तो अगर नहीं जाना हुआ तो आपसे मुलाकात होगी, वरना ये कि आपसे वापसी पर चला। तो ये वहाँ जब गए तो वापस आने के बाद इन्होंने सबसे पहले ये गज़ल मुझे ख़त पे लिख के, अच्छा है आपके पास? ये जो मैंने आर्काइव में दे दिया है दायरा गालिब में। तो मतलब एक तो तालिब इल्म का ख्याल किया उन्होंने, पहली मुलाकात थी, सबसे पहले गज़ल मुझे लिखे। उन्होंने कहा ख़त है क्या अज़ीज़ अशफाक़ अभी में छपे हुए, ये ख़त भी छपा हुआ अभी उन्होंने भेजी। अब देखिए वहाँ पर जब लेके गए ना सबको, तो बांग्लादेश में जब ये गए तो टेंस सिचुएशन थी, क्या बने नहीं बने, बहुत सी उम्मीदें थी, बंगालियों को भी थी, पाकिस्तानियों को भी थी। और तो जब शाम को कहना खाना वाना देना तो कुछ भी नहीं हो, तो भुट्टो साहब ने वो फैज़ साहब को कर दिया, ड्रीम चली तो बुलाया कि फैज़ ज़रा लेके गए। ये मुझे वापस सिकंदर साहब ने बताया जो फैज़ की ज़बान है। उनका मुजीब से कहा मुजीब डू यू नो हिम? तो मुजीब ने कहा कि टेंस तो पॉलिटिकल तो टेंस हो गया था, कोई बन नहीं बन। मुजीब ने थोड़ा गुस्सा आ गया, ऐसे कह रहे हैं आप ये कौन है? जी कहना है क्या मतलब है, हमारे फैज़ भाई इनको कौन नहीं जानता? फिर मुजीब रहमान ने वहाँ कहा कि फैज़ भाई कुछ आप सब पे सारे मजलूमों पर लिखते हैं, कुछ हम पर भी तो लिखा। ये मुजीब रहमान ने कहा दैट इन पार्टी में। तो फैज़ साहब ने कहा भाई हमने तो बहुत लिखा है इस पर, नहीं आप कुछ लिखें हमारे। उसके बाद यहाँ और सबको पता है कि 69 और 70 की जो नज़में हैं वो सब के सब उन्होंने बंगाल के बारे में, बंगालियों के बारे में लिखी है उन्होंने, कि किसे लुभाएगा मेरे लोगों का वादा जाना, कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, कनारे आगे में रवा या दिल ठहर जाए, अमा कैसी कि अभी अमा कैसी कि क्या कातिल मौजे का गुजर जाए तो शायद दिल सहल जाए। तो वो पूरा पीरियड है, तो इसका इस बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वो है और दिलचस्प। आप वैसे ईरानी तलबा के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त नस्म है फैज़ की, मैं थोड़ी सी पढ़े तो ये कौन सखी जिनके लहू की अशरफियाँ छन 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 धरती के रहम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल भरती जाती हैं। क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए इन आंखों ने अपने नीलम, इन होठों ने अपने मजा, इन हाथों के की बेकल चांदी किस काम आई, किस हाथ में? ऐ पूछने वाले परदेसी, ये तिफलो जवान उस नूर के लौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं जिस मीठे नूर और कड़वी आग से जुल्म की आंधी रात में फूटी। सुबह बगावत का गुलशन और सुबह हुई मन मन तन तन। इन जिस्मों का चांदी सोना, इन चेहरों के नीलम मरजा, जगमग जगमग रक्षा रक्षा। जो देखना चाहे परदेसी पास आए देखे जी भर कर, ये ज़ीज़ की रानी का झूमर, ये अमन की देवी का आंगन। ये कौन सा है? ये ईरानी तलबा के लिए। अच्छा, और फिर ये के साथ ही बिल्कुल विवाद कि हर एक अगर को सलाह हो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब जब में सरफरोशा, पढ़ेंगे दारो अमल के नाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा शोरे नशर, यहीं पे रोज़ इंसाफ होगा। ये भी हिसाब साहब बिल्कुल सही कहा। इससे थोड़ा सा जो इससे मिलती नज़्म है ये ईरानी तलबा का है, क्योंकि आप देखेंगे जो उनका के कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि मिडिल ईस्ट में दो बादशाह थी जो पिलर थे, एक ईरान की और एक सऊदी अरब की। तो ईरानी इलेक्शन पे मिलकर उसके बाद जब क्या कहते हैं ईरान में इनकलाब आया तो उनकी वो नज़्म लिखी उन्होंने कि क्या लाइन से शुरू होती थी ना, हम देखेंगे लाज़िम का हम भी देखेंगे कि ये बादशाह आगे भी देखेंगे। और उस पर उन्होंने कहा कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब लोग उठाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पर बैठाए जाएंगे, सब ताज उठाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। आपको हैरत होगी कि जब ये फैज़ का मजमूआ छपा है, नुस्खा है वफ़ा, तो ये नज़्म सेंसर हो गई थी। तो उस पाकिस्तान में माशाल्लाह तो जितने भी एडिशन चल रहे हैं इंडिया से छपा है उसमें भी ये नज़्म जितने भी छपे पूरी की पूरी नज़्म, वो तो गाने से इतनी मकबूल हो गई जी कि फैज़ की नज़्म की पहचान होगी। तो बाद में पॉकेट साइज छपा, लेकिन 20-25 साल तक
कुछ तो लेथार्जिक है हम लोग। मतलब इंडिया में तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी ना, एजुकेशनल वाला में छापी थी, वो सिर्फ किताब को फ़ोटो खींची और वो छाप दी नज़म के लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्टली सऊदी अरब पे वो आ रहा था, एक बात शायद की उनका दूसरी की जाने वाली है। तो ये फैज़ के अंदर ये रेफरेंसेस होते हैं तो जो अहले इख्तिदार होते हैं उनको दुख होता है कि मैं तो हटो उसको। जी जी। अब मेरे ख्याल से वक्त की भी कमी है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी पसंद की फैज़ की कोई नज़्म या गज़ल जो है उसको, फिर मैं एक आखिरी चीज़ सुना के ख़त्म कर दूँ। फैज़ के तो शायरी सारी पसंद थी, आपने सुनाई, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा था हमको। मुझे एक नज़्म की, ये बैरूत में जब थे तो उसमें उनकी तनाव, जहाँ आपने कहा ना फैज़ का बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन बात है इंसान का दुख भी होता है, अपना उसका इजहार होता है। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी शायरी, वो दर खुला मेरे गम कभी का, वो आ गए मेरी मिलने वाले, वो रात वो शाम आई अपनी आँखों आराहों में फर्श अफसरदगी बिछाए, वो आ गई रात चांद तारों को अपनी आज़ूदगी सुनाने, वो सुबह आई दमकती नश्तर से याद के ज़ख्म को बनाने, वो दोपहर आई आस्तीन में छिपाए शोरों के ताज़ियाने, ये आए सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे दिन रात वास्ता है, वो कौन कब आया कब गया है, निगाह दिल को खबर कहाँ है, ख्याल सूए वतन रवां है, समंदरों की अयाल था तरह तरह। अब एक आदमी बैरूत में है और सामने जो उनका अपार्टमेंट था बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के पास था, दफ्तर था। अब वहाँ से आप देखें कि ख्याल सूए वतन रवां है, समंदरों की अयाल था। अयाल का जो समंदर बिल्कुल अरबी जिसमें शायरी का रेफरेंस नहीं होगा तो उर्दू में तो इस समंदर के लगाम कौन थामता है। फिर उनको देखें कि एग्जाइल का ज़माना है और वो पाकिस्तान का बहरे अरब ये जा रहे हैं कराची साइड से, तो पूरी कि सुबह ऐसे गुजरती है, शाम ऐसे गुजरती है, रात ऐसे गुजरती है। तो इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से जब शायरी की जाएगी तो दिलों पर असर करेगी। फैज़ लफ्ज़ों की शायरी है, फैज़ जज्बों के ज़रूर। इसीलिए जब भी आप उनको दिल से पढ़ेंगे, मानी तलाश कर पढ़ेंगे तो मुतासिर करते हैं। और आपने जो आज इतनी अच्छी अच्छी नज़्में उनके सुनाई हम सबको लोगों ने यकीनन उनको पसंद किया होगा। बहुत शुक्रिया कि मैं आपके हवाले से कुछ फैसला मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी नज़्म से ख़त्म करूँगा, उससे पहले एक बात मुझे याद आई कि कुछ लोग इस किस्से को फैज़ से एट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग जोश साहब से। एक साहब जो है वो बहस हो रही थी, एक साहब ने कहा कि मैंने वहाँ जाना है, तो निकाल देंगे तो गलत, मुझे वहाँ जाना है, उन्होंने कहा मैंने वहाँ जाना है, गलत उर्दू है। तो फैज़ साहब आ गए और फैज़ साहब सुन रहे कि साहब कह रहे हैं कि मैंने वहाँ जाना है, क्या ये बात सही है? तो फैज़ साहब ने बताया कि ये सही है कि नहीं तो मुझे नहीं पता। हाँ ऐसे ये तो पता नहीं चलता है कि उनको कहाँ जाना है, ये लगता है कि वो आप हंस रहे हैं। तो बहरहाल इंतज़ार, मैंने अभी साहब पिछले 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को मेरा एक लेक्चर था लखनऊ में, द ड्रीम ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पेशेंट को ये सब भी करना पड़ता है, तो उसको उस टॉक को मैंने जो है ख़त्म इस नज़्म से किया है, ये कहे कि इसमें ये नज़्म जिन जिन के नाम डेडिकेटेड हैं, अगर उनका ख्वाब पूरा हो जाता है, आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के आइन के तहत जो आज़ाद हिंदुस्तान का सब जो ख्वाब देखा गया था वो पूरा हो गया। ये नज़्म पेश कर देता हूँ मैं। इंतज़ार, आज के नाम और आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम कि है जिंदगी के भरे गुलसितान से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, क्लर्कों की अफसुर्दा जानों के नाम, किन खुर्दा दिलों और ज़ुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम, और बादशाह जहां वाली मासवा नायकुल्ला फिल अर्ज़ तहमा तहमा के नाम, जिसके घोड़ों को जालिम फंसा ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर खेत से एक अंगुश परिवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है,
जिसके पद जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई। उन दुखी माओ के नाम, उन दुखी माओ के नाम रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार आए हुए बाजुओं से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों सालियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों में गुल चिलमनों और गलीचों की बेलों में बेकार खिल खिल के मुरझा गए। उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सच सच के उगता। कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक ख्वाहिशात से चांद रातों को आ के करता है अक्सर वुज़ू। जिनके सायों में करती है आहो बुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, आरज़ूमंद सीने में अपने पसीने के जलने की बू। पढ़ने वालों के नाम को जो अस्हाबे बदलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाज़ा लिए हाथ फैलाए पहुंचे, मगर लौट कर झरना है। वो मासूम जो भोलपन में वहां अपने नन्हे चिरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां पर रहे थे घड़ा टोक पे अख्तलाफों के साए। उन हसीनों के नाम जिनके सीनों में फरका के शक्ता गौहर, जिन खानों की शोरिका रातों की सर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए। आने वाले दिनों के सफियों के नाम, आने वाले दिनों के सफियों के नाम, वो जो खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए। And first left incomplete. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।